हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वर्ल्ड मूवीज क्लब। दोस्तों, आज मैं एक बेहद ही डार्क और वॉयलेंट मूवी द डेविल ऑल द टाइम की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी कास्ट में है टॉम हॉलैंड और रॉबर्ट पैटिंसन जैसे दमदार एक्टर्स शामिल हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 और रॉटन टमेटोज में इसे 65% का स्कोर मिला है। फ्रेंड्स, स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले वर्ल्ड की बेहतरीन फिल्म्स की हिंदी एक्सप्लेनेशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इस मूवी की स्टोरी कुछ जगह पास्ट और प्रेजेंट में जंप करती है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूं। मूवी की शुरुआत में एक अननोन नैरेटर हम व्यूवर्स को बताता है कि ये कहानी अमेरिका के दो टाउन्स नोकेम्स्टिफ ओहायो और कोल क्रीक वेस्ट वर्जीनिया में सेट है और कैसे इस कहानी के कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी लाइन्स आपस में इंटरकनेक्ट करती है। तो कहानी शुरू होती है ईयर 1957 नोकेम्स्टिफ में, जहां विलर्ड रसल अपनी वाइफ शार्लोट और सन आर्विन के साथ रह रहा था। अपने घर के पीछे विलर्ड ने लकड़ियों से एक क्रॉस बनाया था और अक्सर अपने बेटे आर्विन के साथ वो उस क्रॉस पर प्रे करता और अपने वॉर के दिनों को भी याद करता। यहाँ हम विलर्ड की बैक स्टोरी में जाते हैं 12 साल पहले, जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 में विलर्ड कुछ सोल्जर्स के साथ बैटल फील्ड में अपने ही एक सोल्जर की क्रूसिफाइड बॉडी को देखकर शॉक हो जाता है। विलर्ड उस सोल्जर की सफरिंग को खत्म करने के लिए अपनी गन से उसे मार देता है। वॉर के बाद घर वापस आते हुए विलर्ड ओहायो के एक कैफे में रुकता है और वहां शार्लोट नाम की एक वेट्रेस से मिलता है एंड ही इंस्टेंटली फॉल्स इन लव विद हर। इसी कैफे में हम कार्ल नाम के एक शख्स से मिलते हैं जो सैंडी नाम की एक दूसरी वेट्रेस से मिलता है एंड दे बोथ गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। शार्लोट से मिलने के बाद विलर्ड अपने अंकल के साथ कोल क्रीक के लिए निकल जाता है, जहां पर उसका फैमिली होम था। रास्ते में विलर्ड अपने अंकल एयरस्केल को एक खास जर्मन गन गिफ्ट करता है। घर आकर विलर्ड अपनी मॉम एमा को शार्लोट के बारे में बताता है, पर उसकी मॉम उसे अगली सुबह चर्च में एक दूसरी वुमेन हेलन हर्टॉन से मिलवाती है। इसके बाद उस चर्च में रॉय लेफर्टी नाम का एक प्रीचर आता है, जिसकी बातें सुनकर और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास को देख हेलन इमोशनली मूव हो जाती है एंड शी टोटली कमिट्स हरसेल्फ टू हिम। विलर्ड वापस जाकर शार्लोट से मिलता है और फिर वो दोनों शादी करके बेबी आर्विन के साथ नोकेम्स्टिफ ओहायो में सेटल हो जाते हैं। फिर हम वापस प्रेजेंट डे 1957 लौटते हैं। आर्विन अब 9 साल का हो चुका है। एक दिन विलर्ड आर्विन के साथ मार्केट जाता है और वापस घर आकर अपनी वाइफ शार्लोट को बेहोशी की हालत में पाता है। शार्लोट को कैंसर होने का पता चलने पर विलर्ड अब और भी ज्यादा प्रे करने लगता है और वो अपनी प्रेयर्स में इतना ऑब्सेस्ड और ब्लाइंड हो जाता है कि सही और गलत की सोचे बिना वो अपने पेट डॉग जैक को मारकर उसको एज अ सैक्रिफाइस अपने प्रेयर लॉग पर ऑफर करता है। इन सब के बावजूद शार्लोट की कैंसर से मौत हो जाती है और इसी शौक में विलर्ड सुसाइड कर लेता है। आर्विन उस जगह के शेरिफ ली बॉडेकर को अपने डैड की डेड बॉडी के पास ले जाता है, जहां शेरिफ एक डेड क्रूसिफाइड डॉग की बॉडी को देख शॉक रह जाता है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि शेरिफ बॉडेकर असल में वेट्रेस सैंडी का भाई था और आर्विन के साथ उसका यहाँ मिलना कैसे आगे की कहानी को और दिलचस्प बनाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर यहाँ कहानी 7 साल पास्ट में जाती है, जब हेलन ने रॉय से शादी कर ली थी। एक दिन हेलन अपनी बेबी डॉटर लेनोरा को विलर्ड की माँ एमा के पास छोड़कर रॉय के साथ कहीं ट्रैवल के लिए निकलती है। रॉय हेलन के साथ एक जगह पहुंचकर हेलन को मार डालता है। रॉय अपनी फेथ में इतना अंधा हो चुका था कि उसे लगने लगा था गॉड से उसे मुर्दों को जिंदा करने की पावर मिल गई है। वो हेलन को जिंदा करने की कोशिश करता है, पर ऐसा ना कर पाने पर वो वहां से भाग जाता है। फिर अपनी डॉटर लेनोरा को एमा से वापस लेने के लिए उसे कोल क्रीक के रास्ते में कार्ल और सैंडी मिलते हैं, जो उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं। लेकिन फिर एक अनजान जगह ले जाकर कार्ल रॉय को सैंडी के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करने को कहता है, जिसे रॉय मना कर देता है और फिर कार्ल उसे शूट कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कार्ल और सैंडी सीरियल किलर्स हैं, जो स्ट्रेंजर्स को लिफ्ट देकर उनकी फोटोग्राफ्स लेने के बाद उन्हें मार देते हैं। इसके बाद हम कहानी में वापस प्रेजेंट डे 1957 लौटते हैं, जहां आर्विन कोल क्रीक में अपनी ग्रैंडमा एमा के पास रहने आता है और यहाँ वो अंकल एयरस्केल के साथ लेनोरा से भी मिलता है।
यहाँ से कहानी 8 साल बाद 1965 में कंटिन्यू होती है, जहाँ आर्विन के बर्थडे पर अंकल ईयर्सकेल उसे उसके डैड की वही जर्मन गन गिफ्ट करते हैं। आगे कहानी में हमें पता चलता है कि हर दिन स्कूल के बाद लेनोरा अपनी माँ के ग्रेव पर जाकर प्रे करती थी और आर्विन फिर लेनोरा को वहाँ से लेने आता था। उसी जगह चर्च में एक नए प्रीचर रेवरेंड प्रेस्टन के स्वागत में वहाँ के लोग अपने अपने डिशेस उस प्रीचर को ऑफर करते हैं। फिर एक दिन स्कूल के बाद जब लेनोरा आर्विन का वेट कर रही थी तो प्रीचर रेवरेंड लेनोरा को अकेला पाकर उसे सेड्यूस करता है। शुरुआत में लेनोरा को इन सब से कुछ गलत नहीं लगता, मगर जब वो रेवरेंड को बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट तो रेवरेंड लेनोरा को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। अपने किए पर गिल्टी फील करने से लेनोरा सुसाइड करना डिसाइड करती है। बिल्कुल आखिरी समय में वो सुसाइड ना करने का सोचती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप होकर एक्सीडेंटली मर जाती है। बाद में आर्विन को लेनोरा के प्रेग्नेंट होने का पता चलता है और उसे रेवरेंड पर शक होता है। उसका ये शक यकीन में बदल जाता है जब वो रेवरेंड को एक दूसरी गर्ल के साथ सेक्सुअल एक्ट करते हुए देख लेता है। आफ्टर दिस रेवरेंड से बदला लेने आर्विन अपनी गन लेकर चर्च पहुंचता है। आर्विन के सामने रेवरेंड अपना जुर्म कन्फेस करता है, पर आर्विन उसे शूट करके वहां से अपने चाइल्डहुड होम नॉकेमस्टिफ के लिए निकल जाता है। रास्ते में आर्विन को देख कार्ल और सैंडी उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं। वो दोनों अपने प्लान के मुताबिक आर्विन को एक सुनसान जगह ले जाते हैं। आर्विन जब कार्ल की गन को नोटिस करता है तो उसे उन दोनों के इरादों पर शक होता है। कार्ल के गन के चलाने से पहले आर्विन उन्हें अपनी गन से शूट कर देता है और सैंडी के गन की ब्लैंक बुलेट्स की वजह से आर्विन को किस्मत का साथ मिलता है एंड ही सर्वाइव्स। शेरिफ बोडेकर को अपने सिस्टर सैंडी के मारे जाने की खबर मिलती है, जिसके बाद वो सैंडी के घर में सैंडी और कार्ल की सीरियल किलिंग्स की फोटोग्राफ्स देखता है, पर वो उनको पुलिस में रिपोर्ट करने के बजाय सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। वो ये सब इसलिए करता है बिकॉज अगर सैंडी और कार्ल की असलियत सामने आ जाती तो इससे उसके रेपुटेशन और उसके इलेक्शन चांसेस पर बहुत बुरा असर पड़ता। इसके बाद बोडेकर को पता चलता है कि प्रीचर रेवरेंड सैंडी और कार्ल को मारने वाला एक ही शख्स है, आर्विन, जो 8 साल पहले उसे उस रात मिला था जब आर्विन के डैड ने सुसाइड कर लिया था। बोडेकर आर्विन की तलाश में नॉकेमस्टिफ ओहायो निकल जाता है। नॉकेमस्टिफ में अपने चाइल्डहुड होम पहुंचकर आर्विन उस जगह जाता है जहां वो बचपन में अपने डैड के साथ प्रे करता था। बोडेकर को भी ये जगह पता थी और वो वहां आर्विन को मारने के मकसद से पहुंच जाता है। उन दोनों के बीच गन फाइट के दौरान आर्विन बोडेकर को बताता है कि सैंडी और कार्ल उसे मारना चाहते थे और वो कार्ल के पॉकेट से मिली एक फोटोग्राफ का भी जिक्र करता है जिसमें उनकी सीरियल किलिंग का एक विक्टिम था। बोडेकर ये सब जानते हुए भी पीछे नहीं हटता और आर्विन की तरफ शूट करता है एंड आर्विन ऑल्सो शूट्स एट द सेम टाइम। एक बार फिर किस्मत आर्विन का साथ देती है और बोडेकर मारा जाता है। वहां से जाने से पहले आर्विन अपने डैड की दी हुई गन को वहीं दफना देता है। फाइनली आर्विन को उस जगह से दूर जाने के लिए लिफ्ट मिल जाती है। फिर वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। वो इमेजिन करता है कि शायद आगे चलकर वो एक खुशहाल फैमिली स्टार्ट कर पाएगा या फिर शायद वो खुद को एक वॉर में लड़ता पाएगा। आर्विन के इन्हीं ख्यालों के साथ मूवी यहाँ दी एंड हो जाती है। इन सब के बाद आर्विन असल में क्या डिसाइड करता है और उसकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, इन सारी बातों को लेकर मूवी की एंडिंग ओपन रखी है और अल्टीमेटली व्यूअर्स ही आर्विन का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, ये थी द डेविल ऑल द टाइम की कहानी और ऐसे ही वर्ल्ड की बेहतरीन फिल्मों की हिंदी एक्सप्लेनेशंस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।